एक रात की बात, जब मैं 11th क्लास में पढ़ती थी तब मुझे याद है, मैं घर में बैठी रहती और जब सीरियल आता तो मैं सास बहू की सीरियल को बहुत ध्यान से देखती और उनकी नकल करती थी। मैं बखूबी सास बहू का नाटक कर लेती थी। तभी एक दिन मेरी कोचिंग के सर ने कहा, सुनैना, कोचिंग में फंक्शन रखा गया है, क्या तुम इस फंक्शन में हिस्सा लोगी? मैंने कहा, जी सर, मैं सास बहू का सीरियल करूँगी। तब सर ने मेरा नाम भी लिख लिया। मेरे मम्मी पापा बहुत ही ईमानदार और खुले अंदाज के थे। उन्होंने कोचिंग के फंक्शन में हिस्सा लेने से मना नहीं करते थे। उन्होंने हमको अच्छा खिलाया और पहनाया था। जिस चीज़ की ख्वाहिश की पूरी हुई, किसी किस्म की कोई हसरत न रही, इसलिए हर चीज़ से ऊब चुकी थी। कोचिंग में 12वीं क्लास में जितेंद्र नाम का एक लड़का था। इत्तेफाक से उसका घर भी हमारे पड़ोस में ही था। अच्छे दिल और हमदर्द किस्म का था। जब भी बाहर निकलते, कोचिंग के चंद बदमाश लड़के हम दोनों को पति पत्नी कहकर आवाज़ देते या छेड़ने की कोशिश करते, क्योंकि हम लोगों ने उस नाटक में पति पत्नी का रोल किया था। जितेंद्र जहाँ कहीं भी मौजूद होता, बाहर आ जाता और लड़कों से झगड़ पड़ता, उनकी बेइज्जती कर देता। 2-4 बार जब इसी तरह हुआ तो मेरे दिल में जितेंद्र की कदर और कीमत बढ़ गई। उससे हमदर्दी हो गई जो दोस्ती में बदल गई। लेकिन हमारे घर का माहौल ऐसा ना था कि लड़कों से दोस्ती की जा सके, क्योंकि इस तरह की दोस्ती को निभाना मुश्किल था। मैंने कदम आगे नहीं बढ़ाया, बस दिल ही दिल में जितेंद्र की इज्जत करती थी और उसको याद करती थी। एक दिन प्रिया ने जितेंद्र का नंबर दिया और कहा कि उससे बात कर लो, खुशामद कर रहा है, कहाँ है उसके पास, नंबर पहुँचा दो। तो मैंने उससे बात नहीं की और बोली, तुमको नंबर देना है तो जाओ, तुम खुद दो। जितेंद्र बीमार है। यह बात सच है कि सहेलियाँ हैं ज़िंदगी में तूफ़ान लाती हैं, कभी कामयाबी तो कभी बर्बादी का कारण बनती हैं। जब प्रिया ने कहा कि जितेंद्र बीमार है तो मुझे उसकी फ़िक्रमंद हो गई और फिर भी उससे बात की। उसने बताया कि मैंने प्रिया को नंबर दिया था क्योंकि तुम्हारे घर का माहौल मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। यह काम उसने खुद किया है, मैं बीमार नहीं हूँ। बहरहाल तुमने फ़ोन किया तो मुझे खुशी हुई और अब तक मुझे फ़ोन करती रहा करो ताकि हाल चाल मालूम होते रहें। फिर मम्मी से चोरी चुपके फ़ोन करने लगी। लेकिन एक दिन उन्हें पता चल गया कि मैं फ़ोन पर किसी लड़के से बात करती हूँ। उन्होंने निगरानी शुरू कर दी और फ़ोन करने से मना कर दिया। तभी एक दिन प्रिया आई और कहा कि जितेंद्र बहुत परेशान है। उसने पूछा है कि तुम कॉल क्यों नहीं करती और कोचिंग क्यों नहीं जा रही हो, सब ठीक है ना? मम्मी को पता चल गया है। मम्मी ने फ़ोन मुझसे छीन लिया है। प्रिया जितेंद्र के पड़ोस में रहती थी। मैंने उसको लेटर देने लगी। जितेंद्र और मेरे बीच प्रिया किसी डाकिया की तरह बन गई नज़र आई थी, सिर्फ अच्छी जवानी की वजह से, लेकिन दिल से बहुत अच्छी ना थी। मैंने उसको विश्वास के काबिल समझती थी। यह बाद में पता चला कि वह तो कितनी घटिया है। मेरे और जितेंद्र के बीच दीवार की तरह खड़ी हो गई। एक दिन मम्मी ने मुझे प्रिया के मोबाइल से जितेंद्र से बात कर रही थी। यह बात मम्मी ने सुन ली। उन्होंने मुझे खूब मारा। बहरहाल उससे बात को उसने फ़ायदा उठाया, हमारे यहाँ आना छोड़ दिया। जितेंद्र से दोस्ती हो गई। उसकी मुझे कानों कान खबर न हुई। प्रिया के ने मेरे खिलाफ़ बातें करना मुझको बदनाम कर दिया। उसकी सहेली ऋचा ने मुझे बताया कि प्रिया तुम्हारे बारे में हर किसी से कहती फिरती है। मुझे बहुत दुख हुआ। जितेंद्र मुझे कई दिन से कोचिंग में दिखाई नहीं दे रहा था। जितेंद्र मेरे क्लास में नहीं था, दूसरी क्लास में था, लेकिन जब तक मैं उसको देख नहीं लेती मुझे चैन नहीं मिलता था। तभी मैंने एक दिन मौका मिलते ही जितेंद्र को फ़ोन किया कि उसको यह सब बता दूं।
मगर उसने यह कहकर फ़ोन बंद कर दिया कि प्रियव्रत नहीं कहती, तुम वाकई बहुत घटिया लड़की हो, तभी तो गली मोहल्लों के लड़के तुमको छेड़ते हैं। बोलो, और किसी लड़कियों को क्यों नहीं छेड़ते? जब लड़की खराब होती है तभी खराब लड़के पीछे पड़ते हैं। ऐसा सुना तो मेरा दिल फटने लगा। वह शख्स जो मुझको कोचिंग की सबसे अच्छी लड़की समझता था, वही अब सबसे बुरी कह रहा है। वाह ऊपर वाले, क्या लोग हैं! इतनी जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं तो फिर विश्वास किसका करते हैं। यह चीज़ मेरे दिल से निकल गई। वादा किया कि खुद को मिटा दूंगी, कलेजे पर पत्थर की सील रख लूँगी, मगर अब किसी से दोस्ती का ख्याल भी दिल में न लाऊंगी। बस एक दोस्ती ही काफ़ी हो गई। कभी अगर कोई अच्छा लगे तो दिल और दिमाग में क़यामत आ जाती है। यह सब जख्म ऐसे होते हैं कि घाव फिर कभी भरता ही नहीं। उसे जितना भुलाना चाहा भुला न सकी। घायल दिल घायल ही रहा। अब प्रिया मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वह मेरे क्लास में ही थी, मगर उसके साथ बात करने की इच्छा ही नहीं करती। वह जब क्लास में आती तो दूर बैठती, मगर वह धीरे धीरे मुस्कुराती और मेरी तरफ देखती। 12वीं क्लास के बाद हमने दोनों ने एक दूसरे से अलग हो गए। कहते हैं लड़की पहले मोहब्बत को भुलाने के लिए दूसरी मोहब्बत में भी पहली मोहब्बत के गुण तलाश करती है। मगर मैं जितेंद्र की बेवफाई को ऐसे दिल से लगा लिया कि बीमार पड़ गई। उन्हीं दिनों 12वीं का रिजल्ट आ गया और मैं बहुत खुश हुई। अच्छे नंबरों से पास हो गई। मम्मी पापा ने मुझे बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि ज़िंदगी की हकीकत को समझो और अपने भविष्य के बारे में सोचो। इस दौरान हम तीनों एक ही कॉलेज में जाने लगे। जितेंद्र पहले जिस कॉलेज में पढ़ता था उसी कॉलेज मैंने और प्रिया ने भी एडमिशन लिया। मेरा बीएससी फर्स्ट ईयर था तो जितेंद्र का बीएससी सेकेंड ईयर था। मैंने देखा कि जितेंद्र के साथ एक लड़का था जिसका नाम अमित था। वह देखने में बहुत ही सुंदर था। जब मैं चोरी छुपके जितेंद्र को देखा करती तो जितेंद्र के साथ अमित भी मुझे देखा करता था। एक दिन अमित ने मुझसे बात की और कहा कि क्या जितेंद्र और तुम्हारे बीच कोई लड़ाई हो गई है? तब मैंने कहा नहीं, उसको कुछ गलतफहमियां हो गई हैं। तब अमित ने कहा कि जितेंद्र तुमसे काफ़ी गुस्सा रहता है, उसने तुम्हारी सारी बात बताई। तब मैंने कहा अमित, क्या हम जो दूसरों से सुनते हैं क्या वह हमेशा सही रहता है? अमित कुछ नहीं बोला। अब धीरे धीरे अमित और मेरी दोस्ती बढ़ती गई। अमित और हम एक दूसरे को चाहने लगे थे। अमित और मैं एक दूसरे से कॉल से बात करने लगे। हमको जब भी टाइम मिलता तो हम बाहर मिलते थे। यह बात जितेंद्र को अच्छी तरह से पता हो गई थी कि मैं और अमित एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारा बीएससी भी कंप्लीट हो जाता है। कुछ दिनों बाद अमित की नौकरी लग जाती है। अमित नौकरी करने चला जाता है। अब मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हो गई थी। फिर भी हमारी और अमित की रोज़ डेली फ़ोन से बात होती थी। डेली बात करते करते कभी यह बात हफ्तों में तो कभी महीनों में तो कभी 2-3 महीनों में होने लगी। तभी एक दिन अमित ने कहा, सुनैना, मैं अब हिंदुस्तान नहीं आ सकूँगा और मैं तुमसे शादी भी अब नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मेरा इंतज़ार मत करना और मुझे माफ़ कर देना। मैंने तो ज़िंदगी भर उसका इंतज़ार करने की ठान ली थी। उसकी खातिर मैंने बहुत से रिश्तेदारों को नाराज़ किया जो मुझसे शादी करना चाहते थे। मेरे लिए खुदकुशी करने का कोई और रास्ता नहीं था। माँ बाप अलग से नाराज़ थे कि मैंने इतने अच्छे अच्छे रिश्तों को मना कर दिया और यह जाने कौन सी ख्वाबों की दुनिया में रहती है। ऐसे ही मेरे लिए अनगिनत रिश्ते आने लगे। हर रिश्ते पर अब माँ बाप सोचने पर मजबूर हो जाते थे कि जाहिर है सभी माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी किसी अच्छी फैमिली में ब्याही जाए और उनके कंधों से उसके कर्ज का बोझ उतर जाए।
जिससे माँ बाप की रातों की नींद हराम हो जाती है। मैं लेकिन बहुत दुखी थी। लगता था कि शायद अब मेरी खुशी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब मैं अमित पर अपना ध्यान हटाने के लिए कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मुझे उसमें दिलचस्पी थी। कोचिंग में हमने एक ग्रुप बना लिया। उस ग्रुप के एक लड़के ने मेरी उदासी की वजह पूछी, लेकिन मैं टाल दिया करती थी। और रोज़ाना इसी टॉपिक पर वह लड़का मुझसे बात करता। उसके बात करने के अंदाज में मैं इस कदर अपनापन होता था कि एक दिन मुझको उसको अपनी सारी कहानी सुनानी पड़ी। उसने बहुत ही हमदर्दी से मेरी कहानी को सुना। अब वह मेरा बेहद ख्याल रखने लगा। जब मैं क्लास में होती उसका सारा ध्यान मुझ पर ही रहता। उसकी ज़िंदगी लगातार मुझसे जुड़ती जा रही थी। खुदा ने मेरी किस्मत ही ऐसी बनाई थी। जब मैं उसके व्यवहार से आकर्षित होने लगी तो उसने मुझे फ़ोन किया कि अभी तुमको एक फ़ोन आएगा तो तुम सुन लेना। मैं खुश थी कि शायद पंकज के घर वालों का फ़ोन होगा और मेरी बेरुखी ज़िंदगी के दिन सुकून से गुजर जाएंगे। मगर वह पंकज के भाई का था, जिसने मुझे पहले नमस्कार किया और पंकज के बारे में बताया। उसने कहा पंकज की शादी पहले हो चुकी है, लेकिन उसकी पत्नी उसको छोड़कर किसी दूसरे के साथ चली गई। पंकज के भाई ने बताया कि पंकज कोई भी काम धंधा नहीं करता, बस ऐसे ही इधर उधर घूमता है। तो हम लोगों ने उसका कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करा दिया। अगर हो सके तो आप पंकज को छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अच्छी लड़की हैं और पंकज आपके काबिल नहीं है। मैं पंकज के भाई से कुछ भी न बोल सकी और मैंने फ़ोन काट दिया। मुझे इस बार फिर गहरा धक्का लगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। यह सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मैं बेहोश हो गई। मम्मी पापा मुझे उठाकर अस्पताल ले गए, जहाँ 3 दिन तक गुमसुम भर्ती रही। डॉक्टर ने कहा कि इसकी कोई दिमागी मसला है, कुछ है जो इसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। आप इसे अपने घर ले जाओ। मगर घर आकर मैं बहुत रोई। आखिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। फिर मैंने हर किसी से बात करनी छोड़ दी। मैं बिल्कुल चुप सी हो गई। मैं जैसी दिमागी मरीज बन गई। कोई बात करता तो जवाब नहीं देते, लेकिन अकेले में खुद से बातें करती। लोग मुझे अच्छे न लगते, बस अपनी ही दुनिया में मगन रहने लगी। दिमाग में एक ही सवाल उभरता था, आखिर क्यों हमेशा मैं ही ठुकराई जाती हूँ, जबकि मैं बुरी लड़की नहीं हूँ। इस सवाल का जवाब मैं ढूंढ नहीं पाती। शायद इसी वजह से मैं दिमागी मरीज हो गई। लगता था जैसे जीने की चाहत अब ख़त्म हो गई। मर्दों पर विश्वास ख़त्म हो गया था। जितेंद्र से मिले हुए 6 साल हो चुके थे। मैं पहले प्यार की खनक को आज भी महसूस करती थी। मम्मी पापा मेरी हालत देखकर परेशान रहते। कभी कभी उनकी परेशानी महसूस करके मुझको बहुत दुख भी होता था। आखिर में मेरा एक रिश्ता आया। लड़का बहुत खूबसूरत और अपना खुद का बिजनेस करता था, और यह लोग खुद रिश्ता लेकर आए थे। उन लोगों ने इस कदर मिन्नत की कि माँ बाप इनकार न कर सके। मुझसे पूछे बगैर शादी की तैयारी शुरू कर दी। एक हवा से घर में फिरने लगी। मेरी माँ ने मुझे लड़के को देखने के बारे में कहा, मगर मैं देखने से मना कर दिया। यहाँ तक कि माँ बाप की इज्जत की खातिर मैंने शादी में भी अपने पति का मुंह तक नहीं देखा। बस खामोशी से शादी कर ली, क्योंकि सभी मर्द अभी मेरे लिए एक जैसे थे, जो लड़के को बस कुछ दिनों के लिए अपना बनाते हैं और फिर रास्ता बदल लेते हैं या फिर भुला देते हैं। शादी के बाद विदाई की घड़ी आ गई। एक जिंदा लाश को डोली में डाल दिया जाता है। यूँ मैं ब्याह कर पिया के घर आ गई। शादी की पहली रात मुझ पर बहुत भारी थी। 2 अजनबी हाथों ने मेरा घूंघट उठाया तो मैं ख्वाब से मैंने आंखें बंद कर ली।
कुछ पलों के बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरी आँखें खुली तो एक देखी हुई सूरत को देखकर मैं हैरान रह गई। आँखों पर यकीन ना आया कि यह तो जितेंद्र है। यह मेरा वही जितेंद्र है जिसे मैंने दिल से कभी निकाला ही नहीं, बस मेरे दिल में बस चुका था कि हर सूरत में मुझको जितेंद्र की ही सूरत नज़र आती और मैं जितेंद्र ने मेरी उंगली में मुंह दिखाई की अंगूठी पहनाई जो कभी मैंने उसको गिफ्ट के तौर पर दी थी। मेरा तो दिल उछलकर हलक में आ गया। बड़ी मुश्किल से मैं निगाहें ऊपर उठाई और फूट फूट कर रोने लगी। या खुशी के आंसू थे क्योंकि मेरे सामने मेरा जितेंद्र ही था। वह तो हकीकत के रूप में मेरे सामने था, जिसकी तस्वीर में बस ख्वाबों में ही देखा करती थी। तो क्या आज वाकई मेरा हकीकत का हम सफ़र भी बन गया था? जो मेरी पहली मोहब्बत था। तुमने इतने सालों तक मुझसे बात क्यों नहीं की? मैं शिकवा किया, मुझको भुला दिया और मुझे भी भूल गए। जाने को क्यों कहा, आखिर क्यों? इन सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा। तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा जितना मेरे साथ हुआ है, एक लंबी दास्तां है। तुम क्या जानो छोड़ने का गम क्या होता है। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाया सुनैना। सुनैना ने कहा, जितेंद्र, हम दोनों पहले एक फंक्शन में नाटक के तौर पर पति पत्नी बने थे, लेकिन आज हम रियल लाइफ में भी पति पत्नी बन चुके हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें पाकर। मुझे जीवन की सारी खुशी मिल गई है। अब मैं तुम्हें अपने आप से कभी भी अलग नहीं करूँगी। जितेंद्र ने कहा, सुनैना, मेरे दोस्त तुम पर नज़र रखते थे। मैं उनसे बात करता था। तुम मेरे लिए बनी थी। ऊपर वाले से प्रार्थना करता था कि तुम्हारी किसी और से भी शादी ना हो और फिर तुम मुझे मिल जाओ। ईश्वर ने यह प्रार्थना स्वीकार की। मैं अपने हालातों से इस दौरान लड़ता रहा। आज परमात्मा ने कामयाबी दी है। दौलत और तुमको भी मुझे दे दिया, जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत थी। मैंने बड़ी मुश्किल से पढ़ाई पूरी की और उसके बाद वहाँ बिजनेस भी किया और नौकरी भी। आज मैं ऊपर वाले के रहम से बड़े पर हूँ। तुम्हारे माँ बाप का कहना था कि अब तुमको रिश्ते के बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि तुम हर रिश्ते से इनकार कर देती थी। और प्रिया, उसका क्या हुआ? मैंने सवाल किया। उसने मुझको अपने हुस्न के पिंजरे में बंद करने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे दिल से राजी ना हो सका। फिर उसने कहीं और शादी कर ली। आज मैं जितेंद्र के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। जितेंद्र मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरी हर लड़कियों से गुजारिश है कि कभी किसी पर एतबार न करें, वही करे जो आपके माँ बाप कहते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।